हेलो एवरीवन, नमस्कारम। आप थर्ड लेक्चर में हैं। फर्स्ट टू लेक्चर्स हमने चैप्टर वन लिया बीके का। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा ऑल आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई थिंक आपके सबके डाउट अब तक रिजॉल्व हो चुके हैं। हम अब आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अब आज के लेक्चर में हम लोग एडजस्टमेंट को गो थ्रू करने वाले हैं। 11th स्टैंडर्ड में भी फ्रेंड्स जो एडजस्टमेंट आपने देखे थे उसमें से कुछ एडजस्टमेंट आज के लेक्चर में रिपीट होंगे। लेट मी शेयर ई बुक विथ यू। पेज नंबर 19 पे जब आप आ जाएंगे तो आपको ये ई बुक में ये चार्ट दिखाई देगा। अब इस चार्ट में जो कॉलम है, तीन कॉलम हमारे सामने हैं: एडजस्टमेंट, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट? हमने प्रोसीजर देखा फाइनल अकाउंट का कि पहले क्या बनता है। पहले हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, सब्सिडरी बुक में एंट्रीज पास करते हैं, वहां से हम ट्रांसफर करते हैं उनको लेजर में, और लेजर से फिर बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट फिर कहाँ जाता है? फाइनल अकाउंट में, विच कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट क्या है फ्रेंड्स? एडजस्टमेंट वो ट्रांजेक्शन्स हैं जिनका पता हमको ईयर एंड के बाद लगता है। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट मोर और लेस कंप्लीट हो चुके हैं, बट कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनका पता हमको कब लग रहा है? ईयर एंड के बाद, या बुक्स ऑफ अकाउंट हम क्लोज करने की तैयारी कर रहे हैं और उससे में हमको पता चल रहा है। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लोजिंग स्टॉक। हम क्लोजिंग स्टॉक कब लेते हैं? हम ईयर एंड पे लेते हैं, और जब तक ईयर एंड हम शो नहीं कर रहे हैं तब तक हमको क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा? उसका स्टॉक काउंटिंग होता है। तो ये सबसे लास्ट में पता चलने वाली चीज है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। अब ये चीज जो लास्ट में पता चल रही है तो ऑब्वियस है कि हमने इसकी जर्नल एंट्री अभी तक पास की हुई नहीं है, और जर्नल एंट्री पास नहीं की है मतलब एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट पास नहीं किया है। हेंस वी हैव टू पास एटलीस्ट टू इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा हम उसके बारे में आज लर्न करेंगे। तो कुछ सिमिलर चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है। पहला आइटम आप देख रहे हो आपके सामने है। फर्स्ट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, एक कहाँ है? बैलेंस शीट में, असेट साइड में। फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या है? असेट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर यही हमारा क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा, और इसको हम लोग सेल करने के लिए मार्केट में लेकर जाएंगे। ठीक है ना, इसके लिए आज की तारीख में ये हमारे लिए क्या है? असेट है, असेट साइड जाएगा। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड में। ये हमने डिस्कस किया था कि जैसे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में होता है, वैसे क्लोजिंग स्टॉक को आप कहाँ पुट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपको ध्यान देना है इसका दो इफेक्ट: फर्स्ट बैलेंस शीट असेट साइड, एंड सेकंड इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अच्छा फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया होता है, जिसमें से एक होता है मार्केट वैल्यू और एक होता है यस कॉस्ट वैल्यू, राइट। तो कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू में से हम कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करेंगे? तो सिलेक्ट हमको वो करना है जो सबसे कम है, विच एवर इज लोअर। और उसके पीछे रीजन क्या है? हम नहीं चाहते कि जो प्रॉफिट हमें हुआ ही नहीं है उसको शो करें, जिसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अगर आप उसको मार्केट वैल्यू पर लिख देते हो तो आपको जो प्रॉफिट नहीं हुआ है तो भी आप वो प्रॉफिट दिखा रहे हो, और अल्टीमेटली प्रॉफिट के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ता है? टैक्स। तो हेंस हमको क्या करना है? ना कॉस्ट प्राइस ना मार्केट प्राइस, क्या देना है हमको? विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो कम है वही हमको वैल्यू वहां से लेना है। हो सकता है कभी कभी मार्केट कंडीशन अच्छी ना हो, तो जो हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट था वो पैसे भी हमको नहीं मिल रहे हो, या प्रोडक्ट डैमेज कंडीशन में है, या एज पर कस्टमर्स डिमांड नहीं है, तो हमको कॉस्ट से भी कम प्राइस में कभी कभी सेल करना पड़ता है, डिस्काउंट देकर के सेल करना पड़ता है। डिस्काउंट किस पर बात कर रहा हूं मैं? कॉस्ट प्राइस से भी कम में सेल करना पड़ता है, कि एकदम ही लॉस होने से अच्छा है कि कुछ पैसे हमको उस पर मिल जाए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर कम है तो हमको कॉस्ट पे शो करना है, अगर मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू पे शो करना है। ठीक है, तो हमारा स्लोगन क्या होगा इसके लिए? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, और दो इफेक्ट कौन से हैं? पहला बैलेंस शीट असेट साइड, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो पे करना बाकी है, अभी तक हमने पे किए हुए नहीं है, और नहीं पे किए तो हमारी क्या है? लायबिलिटी है।
तो ऑब्वियसली लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में आप कहां पर लेकर के जाएंगे उसको, लायबिलिटी साइड, ठीक है। दूसरा इफेक्ट, एड टू अ पर्टिकुलर एक्सपेंस। अब वो एक्सपेंस ट्रेडिंग का भी हो सकता है, वो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस का भी हो सकता है, तो जहां पर भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो कहां ले जाओगे आप ट्रेडिंग में वेजेस में ऐड कर दोगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो कहां ले जाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके सैलरी में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट इसके हो गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ऐसे एक्सपेंसेस जिसको अभी पे करने की जरूरत नहीं थी फिर भी आपने ज्यादा पे कर दिया। फॉर एग्जांपल रेंट पे करना था आपको 12 मंथ के लिए, बट आपने उसको 15 मंथ का पे कर दिया और 3 मंथ्स का ज्यादा पे किया। तो ये जो 3 मंथ्स का ज्यादा पे कर दिया है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो जो आपने चीजें एडवांस में दी है वो आपके लिए क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, असेट हो गया। तो आपको उसको बैलेंस शीट असेट साइड में शो करना है, तो ये असेट साइड में इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका, डिडक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। जो पर्टिकुलर एक्सपेंस जैसे अभी रेंट की बात मैंने की तो वहां से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चाहे ट्रेडिंग का एक्सपेंस हो या वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस हो, कहीं का भी एक्सपेंडिचर होने दो, वहां से आपको क्या करना है, लेस करना है। तो याद रखना, आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है तो आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस है तो आप क्या कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा इनकम जो आपको पहले मिल गया, अभी इस साल का इनकम नहीं है। जैसे किसी ने हमें कोई सर्विस लेने के लिए एडवांस पेमेंट किया हुआ है, तो ये एडवांस हमारे लिए इनकम नहीं है। क्यों इनकम नहीं है, क्योंकि अगर हमने उसका काम नहीं किया तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये एडवांस रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्पररी बेसिस पे जब तक हम इसका पेमेंट या इसको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर देते तब तक ये पैसा हमारा नहीं है। तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, लायबिलिटी कंसीडर करेंगे। तो हम इसको पहले लायबिलिटी में पुट कर देंगे इसको, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट, क्योंकि ये हमारा इनकम नहीं है, हम इसे क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम। उस पर्टिकुलर इनकम से, चाहे वो ट्रेडिंग का हो या वो पीएनएल का हो, वहां से क्या कर देंगे, यस, लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल, ऐसा इनकम जो हमारा इनकम अर्न तो है बट अभी तक मिला नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई प्लॉट एम्प्टी था और हमने उसे रेंट पे दे दिया। हमें रेंट लेना था 12 मंथ का, बट सामने वाली पार्टी ने अभी तक 10 मंथ का ही हमको दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनकम रिसीवेबल। 2 महीने का अभी भी रेंट आना बाकी है, बाकी है तो हमारा क्या है, असेट है। तो एक इफेक्ट असेट साइड चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो बहुत ही ध्यान देना है फ्रेंड्स आपको कि वो एक्सपेंस है या इनकम है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखिए हमने ऐड किया था, और यहाँ पर इनकम रिसीवेबल हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। तो ये ऐसे आपको ध्यान देना है। 6th पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। 6th पॉइंट है बैड डेट्स। अच्छा, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। डेटर्स, ऐसे डेटर्स जिन्होंने हमको क्लियरली ना बोल दिया है कि वो हमको पैसा देने वाले नहीं है। क्यों नहीं देने वाले, कोई रीजन हो सकता है, इंसॉल्वेंसी का हो सकता है, या उसकी नीयत बदल गई, वो पैसे नहीं देना चाहता है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अब अकाउंटिंग फाइनेंशियल टर्म में हमको क्या इफेक्ट देना है इसका, पहले तो हम जो उसको अब तक डेटर मान रहे थे वहां से उसको लेस कर देंगे, क्योंकि अब वो हमारा डेटर नहीं रहा, क्योंकि उसका पैसे देने का नियत अभी नहीं है, ठीक है। दूसरा, शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमारा लॉस हो गया, बैड डेट्स हमारा क्या है, लॉस है, तो लॉस को आप कहाँ शो कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो कर, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पर सवाल बनता है कि सर ये ट्रेडिंग में क्यों नहीं गया, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये परचेसेस से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड था, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सिमिलर इफेक्ट आएगा। प्रोविजन मतलब यहाँ पर आपको डाउट है, क्या डाउट है आपको, आपको डाउट है कि आपका ये जो डेटर है वो आपको पैसे शायद ना दे, शायद ना दे इन द सेंस उसने अभी तक ना नहीं बोला है, बट आप जब भी पैसे मांगने जाते हो वो किसी न किसी कारण से टाल देता है, कल देता हूँ, 1 हफ्ते के बाद आइए, 2 हफ्ते के बाद आइए, अभी पैसे नहीं है, ना नहीं बोल रहा है, लेकिन काफी टाइम हो चुका है।
आपने सपोज उसको 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया था, बट अभी 4 महीने हो गए तभी भी उसके पास से पैसा निकल रहा नहीं है, तो अभी आपको ऐसा लगता है शायद अब ये पैसा देगा नहीं, तो पहले से ही आप उसको अपने लॉस में कंसीडर करते हो, और इसके लिए सेम इफेक्ट आएगा। पहला इफेक्ट आप क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम डेटर, डेटर से पहले आप माइनस कर लो, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दो, ठीक है। तो बैड डेट्स का और आरडीडी का हमको सेम इफेक्ट दिख रहा है। फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर मतलब आप जो डिस्काउंट देने वाले हैं उसके लिए पहले से रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ नया नहीं है। जैसे 6 और 7 का आपने इफेक्ट दिया, सेम इफेक्ट आपको देना है। पहला तो सन्ड्री डेटर से आप क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, और दूसरा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की हमने बात की थी, और 11th स्टैंडर्ड में ये फुल फ्लेज चैप्टर है, आपने डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट भी किया है। डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है, फिक्स्ड असेट के ऊपर। तो आप ईयर एंड पे क्या करेंगे, वो जो असेट है जिसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है और आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, तो आप क्या करोगे, वहां से लेस कर दोगे, उस पर्टिकुलर मशीनरी से लेस कर दोगे, ठीक है। बैलेंस शीट असेट साइड लेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर असेट। दूसरा इफेक्ट, शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा एक्सपेंस से लॉस है, तो आप उसको पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ, अब चूंकि यहाँ पर हमारे जो पार्टनर्स हैं वो 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, तो ये जो पार्टनर्स ने जो कैपिटल दिया है उनको अगर हमें इंटरेस्ट पे करना है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11th स्टैंडर्ड में भी हमने किया हुआ था। यहाँ फर्क यही है कि अभी एक ओनर से ज्यादा हमारे सामने है, तो उनको हमको इंटरेस्ट देना, क्या करना पड़ेगा, आप जो यहाँ पे एक नया अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, तो उसके क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। उसके साथ एक और वर्ड दिया है, देखिए, करंट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जब करंट अकाउंट स्टार्ट करेंगे तब अब सीखेंगे, अब उसके ऊपर ज्यादा हमको गौर नहीं करना है, फिलहाल हम कैपिटल अकाउंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आप उसको कहाँ शिफ्ट कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शिफ्ट करते हो, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक नया अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, उसको सीखेंगे हम थोड़ी देर में। फिर है दूसरा इफेक्ट, शो द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये बिजनेस के लिए लॉस है, ये जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं बिजनेस से जा रहा है पैसा, हमारे लिए लॉस है, इसके लिए हम इसको कहाँ डालने वाले हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में डालने वाले हैं, ठीक है। चलो 10 एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर किया है गो थ्रू। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, हम आए दिन बिजनेस से कुछ ना कुछ पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट निकालते रहते हैं या कैश विड्रॉ करते रहते हैं, क्या उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट पे करना है, यस, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हमने पार्टनरशिप डीड की बात की थी, अगर डीड में लिखा है तो वो रेट पे हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा, ये बिजनेस फर्म को मिलेगा, ठीक है। तो बिजनेस फर्म के लिए क्या, ये इनकम है, बिजनेस फर्म के लिए इनकम है, इसके लिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द पीएनएल अकाउंट, कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द पीएनएल अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, जो कैपिटल अकाउंट है उसके डेबिट में आएगा, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट हमने देखा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, अगर किसी ने लोन लिया हुआ है तो उसका उस इंटरेस्ट का क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो क्या होगा, एड टू लोन टेकन इन दी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एड टू लोन टेकन, तो जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लोन टेकन है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। शो टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शो टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है, शो टू द डेबिट मतलब एक्सपेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बैंक से लोन लिया था, तो वो जो बैंक लोन है वो कहाँ दिखेगा, लायबिलिटी साइड, तो ये जो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो क्या होगा, वो हम उस बैंक लोन में ऐड कर देंगे जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 11। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा है, ठीक है। हम पॉइंट नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑन लोन गिवन। अच्छा, ऐसा कोई अमाउंट है हमने किसी को एडवांस दिया हुआ है, हमारी तरफ से दिया हुआ है या लोन दिया हुआ है, कोई हमारा एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है जिसको एडवांस पैसे चाहिए थे, तो हमने 2-3 महीने का एडवांस पहले दे दिया, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उससे इंटरेस्ट लेने का लिखा हुआ है तो हम बिल्कुल इंटरेस्ट लेंगे। या हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कुछ एफडी वगैरह की और उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है, इनकम है, इनकम है, तो हम कहाँ इसको पुट करेंगे, हम इसको क्रेडिट साइड में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट में
असेट साइड में आएगा। क्यों असेट है? क्योंकि ये मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज गुड्स इंश्योर्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। ठीक है, तो अगर आपका गुड्स या स्टॉक आपने मेंटेन किया हुआ है और वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसका रीजन हो सकता है ड्यू टू फायर, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू थेफ्ट, जो भी कोई रीजन हो जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? मैं एक एग्जांपल के साथ में यहाँ पर बात करता हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल लिया था कि मेरा गोडाउन है और गोडाउन में मैंने 5 लाख रुपीस के स्टॉक भर के रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमने गुड्स को पूरा इंश्योर किया हुआ है, 5 लाख का गुड्स है, पूरा का पूरा उसका फुल्ली इंश्योरेंस है। ठीक है, तो उसका कंडीशन क्या होता है? पूरा अगर इंश्योरेंस है तो हमको पूरे पैसे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन गुड्स तो गया हमारे पास से, तो हमने क्या बात की थी? जब भी गुड्स जाएगा तो आप उसको कहाँ शो करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, फर्स्ट इफेक्ट हमारा वही है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। आप यहाँ पर लिख देंगे ग्रॉस अमाउंट की 5 लाख चला गया। ठीक है, अच्छा अब क्या उसके ऊपर कोई पैसा मिलने वाला है? तो अगर 5 लाख का 5 लाख पूरा मुझे मिलेगा तो मैं बैलेंस शीट असेट साइड लिख दूंगा, इंश्योरेंस क्लेम 5 लाख रुपीज। लेकिन सपोज हमने हाफ इंश्योरेंस निकाला था, हमने 5 लाख का नहीं, हमने 2,50,000 का इंश्योरेंस निकाला था, तो पूरा पैसा मिलने वाला नहीं है। तो जितना मिलेगा उतना बैलेंस शीट असेट साइड में आप लिख दो 2.5 लाख, और जितना नहीं मिलेगा जो हमारा लॉस है उसको आप कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारा लॉस है। तो 2.5 लाख हमको मिलने वाला है तो इंश्योरेंस क्लेम हो गया, बैलेंस शीट असेट साइड, और 2.5 लाख हमारा लॉस है, हमको मिलने वाला नहीं है, तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में पूरा का पूरा ग्रॉस अमाउंट जाएगा 5 लाख रुपीज, क्योंकि बिजनेस से गुड्स गया है ना। जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिख रहे हैं वो हम लोग गुड्स के बारे में लिख रहे हैं कि गुड्स गया। ओके, अच्छा उसका 12th का सेकंड हम देख रहे हैं, अनइंश्योर्ड गुड्स। गुड्स पूरी तरीके से अनइंश्योर्ड था, मतलब कोई पैसा मिलने वाला नहीं। तो आप देख रहे हो कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर बैलेंस शीट अब की बार नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि कोई पैसा नहीं मिलने वाला, और कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर क्या होगा? कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा लॉस है, तो पूरा का पूरा लॉस है तो हमको क्या करना है? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले तो डेबिट साइड में डाल देना है, क्या? 5 लाख का अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड की गुड्स गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 इफेक्ट ध्यान रखना है, पहला प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। अच्छा, गुड्स स्टोलन, ये वाला पार्ट देख रहे हैं हम लोग। गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गया, सेम इफेक्ट, चाहे फायर अकर हो रहा है, थेफ्ट हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो जैसा 12 का इफेक्ट था वैसे ही सेम इफेक्ट हमको 13 में भी देना है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14। 14 में हमको दिया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मतलब आपने एडवर्टीजमेंट के नाम पे कुछ गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंडिकेट करना है गुड्स गया, और मैंने बताया गुड्स गया तो आप कहाँ इंडिकेट करेंगे बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपको यहाँ पर लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड गुड्स गया। सपोज आपने 10 लाख रुपीस के गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 10 लाख रुपीस के, तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 10 लाख यहाँ लिखेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में अगर ऑलरेडी कोई एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है तो उस एडवर्टीजमेंट में आपको ऐड कर देना, नहीं दिया हुआ तो आप सेपरेटली लिख दो टू डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, ये क्या हो गया? ड्रॉइंग हो गया। पहले क्या बात समझ में आती है कि गुड्स बिजनेस से गया, गुड्स गया तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पूरा चला गया। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट, क्योंकि ये पार्टनर लेकर के गया था तो ड्रॉइंग को हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 16, अब क्या बात की गई है देखो, यहाँ पर पॉइंट नंबर 16 में 2 पॉइंट है। फर्स्ट है अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अनरिकॉर्डेड परचेसेस का मतलब क्या हो गया? कि ऐसा परचेसेस जिसको आप लिखना भूल गए या वो अनरिकॉर्डेड रह गया। ठीक है ना, कोई कारण हो सकता है उसका,
तो जब आपको पता चला तो रिकॉर्ड कर दो। कहाँ रिकॉर्ड कर दो? तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप परचेसेस में ऐड कर दो, क्योंकि पहले रिकॉर्ड नहीं किया था तो अभी रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। अच्छा, परचेस किया तो मतलब उसका पैसा देना भी बाकी होगा, और देना बाकी है तो आप उसको कहाँ ऐड कर देंगे? वो हमारा क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर में ऐड कर दो आप। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस का दो इफेक्ट है, पहला ऐड टू परचेसेस और दूसरा क्रेडिटर में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स वही चीज ले लेंगे इसमें, सेल्स जो हमने सेल कर दिया बट लिखना भूल गए। अभी आपने सेल तो किया है, तो सेल किया तो आपके यहाँ से गुड्स क्या हुआ, गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट सेल्स में क्या कर दो, ऐड। पहले भूल गए थे लिखना, अब लिख दो तो सेल्स में ऐड हो जाएगा, तो सेल कंसीडर कर दिया हमने। दूसरा इफेक्ट, जिसको सेल किया उससे पैसे आने बाकी हैं तो आप क्या करोगे, ऐड टू डेटर, डेटर में ऐड कर। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले हम लोग समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, कोई नई बात नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार अकर नहीं होता, जो नॉन रिकरिंग है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव परचेस्ड एनी असेट, आपने एसी परचेस किया, रेफ्रिजरेटर परचेस किया, या आपने फर्नीचर परचेस किया, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बार बार अकर नहीं होता है। बट गलती से आपने इसको रेवेन्यू दिखा दिया, रेवेन्यू इन द सेंस आपने इसको रिकरिंग में दिखा दिया, छोटे मोटे एक्सपेंस में दिखा दिया। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑफिस के लिए कैलकुलेटर परचेस किया। अब ये जो कैलकुलेटर आपने परचेस किया है, आपका जो क्लर्क है उसने सोचा ये कैलकुलेटर तो मशीन है और मशीन तो असेट होता है, तो उसने ये असेट क्या कर दिया, बैलेंस शीट असेट साइड में डाल दिया, कैपिटल दिखा दिया। जबकि यहाँ पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि जो चीजें छोटी होती हैं, ठीक है ना, कैल्सी का प्राइस ही कितना है, 200 रुपीज 300 रुपीज की कैल्सी आती है, तो जो इमटेरियल चीज है उसको हमको एक्सपेंस में काउंट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं आपने इरेजर परचेस किया, तो वो इरेजर जो है वो कितना चलेगा, इट डिपेंड्स। कोई कोई पर्सन होता है जो 2-2 साल तक इरेजर चलाता है, और कोई कोई पर्सन होता है वो 2 दिन भी इरेजर नहीं चलाता, घुमा देता है, गायब कर देता है ना। तो हम ये बोल नहीं सकते कि वो कितना चलेगा, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, मटेरियलिटी देखते हैं कि भाई बहुत ही कम कॉस्ट है, इसको एक्सपेंस कंसीडर कर लो। लेकिन हमारे क्लर्क ने गलती से क्या किया, अभी हमने कैल्सी परचेस की थी, कैलकुलेटर परचेस किया था, उसको उसने कहाँ दिखा दिया, मशीनरी में दिखा दिया, गलत कर दिया। कहाँ दिखाना चाहिए था उसको, प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेशनरी में दिखा देना चाहिए था। यस, तो उसको क्या कर देंगे, मशीनरी में डाल दिया, तो मशीनरी से लेस कर दो। अब मशीनरी कहाँ होती है, असेट साइड, तो हमारा जो पहला इफेक्ट है वो आप क्या कर दोगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप लेस करेंगे। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट आप क्या करेंगे, उसको जहां होना चाहिए, या तो ट्रेडिंग में या तो पीएनएल में, वहां उसको आप लिख देंगे। ठीक है, तो पहला इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड में उस पर्टिकुलर असेट से लेस कर देंगे। सॉरी सॉरी, आई मेड मिस्टेक, मैंने उल्टा बोल दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मशीनरी दिखाना चाहिए था, लेकिन हमने उसको रेवेन्यू दिखा दिया। ठीक है ना, क्या दिखाना चाहिए था, मशीनरी दिखाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने सपोज कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कराया, हमारा जो बिल्डिंग था वो 2 फ्लोर का था, हमने उसमें एक फ्लोर और ऐड करवाया, तो अभी वो 3 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई। अब 3 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई, तो मुझे बताओ ये जो कॉस्ट है, ये जो खर्चा है, वो कहाँ जाना चाहिए, ये बिल्डिंग में ऐड होना चाहिए था। तो गलती से हमारा जो क्लर्क है उसने उसको रिपेयर्स में डाल दिया, पीएनएल में डाल दिया। उसने बोला ये तो रिपेयरिंग हुई है, पूरी बिल्डिंग थोड़ी बनाई, थोड़ा सा ऐड किया उसके अंदर, लेकिन नहीं, गलत है वो। बिल्डिंग में एडिशन हुआ है तो ये बिल्डिंग में ऐड होना चाहिए था, बराबर है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, गलती से वो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर पहला इफेक्ट दिया, डिडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंस, हम लोग रिपेयर्स में से माइनस कर देंगे उसको। और दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, यस, बिल्डिंग में ऐड कर देंगे, ऐड टू दैट पर्टिकुलर एसेट। ठीक है, चलो अभी क्लियर है। नेक्स्ट, अब जो मैंने उसके पहले एग्जांपल दिया था, जो हमारा मिस्टेक हुआ था, उसको मैं यहाँ पर सुधारता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर था रेवेन्यू, और गलती से कहाँ डाल दिया, कैपिटल में डाल दिया। ठीक है, वो जो एग्जांपल मैं दे रहा था आपको कैल्सी का और मशीनरी का, कि आपने कैल्सी परचेस की थी, आपने मशीनरी में डाल दिया, तो आप क्या करोगे, एड टू दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब पीएनएल में कहीं पर लिख दोगे, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी में लिख दोगे। ठीक है, और आपने जिस असेट में उसको ऐड किया था वहां से उसको
लेस कर दोगे। आपने मशीनरी में ऐड किया तो बैलेंस शीट असेट जा करके उसको वहां से लेस कर देना, ठीक है। अच्छा, अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर पॉइंट नंबर 18 पे हम लोग यहाँ पर गौर कर रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल के ऊपर आपका एक सेपरेट चैप्टर है बीके में, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़े मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसका इफेक्ट देखो क्या है, एड द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर टू सन्ड्री डेटर इन द बैलेंस शीट, ठीक है ना, ये इसका फर्स्ट इफेक्ट दिया हुआ है। और सेकंड इफेक्ट जो है वो यहाँ पर दिया है, डेबिट द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। कुछ समझ में नहीं आया क्या बात कर रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। तो पहले हम देख रहे हैं बिल रिसीवेबल होता क्या है। बिल रिसीवेबल मतलब बिल का पैसा मिलना बाकी है। अब बिल किस पे जनरेट हुआ था, कोई ना कोई डेटर पे जनरेट होता है। तो अब इस बात को समझो कि सपोज मिस्टर ए इज आवर डेटर, मिस्टर ए जो है हमारे क्या है, डेटर है। अब मुझे क्या था, उन पे डाउट था कि भाई पता नहीं ये बंदा पैसा देगा कि नहीं देगा, तो मैंने उसको बोला भाई एक काम करो ना, मैं एक बिल बनाता हूँ, आप साइन करके दे दो, मुझे प्रॉमिस करो कि ये पैसा आप मुझे 1 महीने के बाद दोगे, ठीक है ना। उसने बोला कोई बात नहीं, साइन करके देने में क्या प्रॉब्लम है। तो उसने मुझे साइन करके दे दिया। अब ये जो मेरे पास उसका सिग्नेचर पड़ा हुआ है बिल पे, उसको मैं बोलूंगा बिल्स रिसीवेबल। अब ये जो मिस्टर ए है वो मेरे डेटर से अलग है। क्यों डेटर से अलग है, क्योंकि डेटर्स का डेट कुछ फिक्स होता नहीं है, बट ये जो बिल रिसीवेबल है इसका प्रूफ है मेरे पास, इसने साइन करके मुझे दिया है, इसका डेट फिक्स है, इसका प्रॉमिस है, तो इसको मैं बिल्स रिसीवेबल बोलूंगा। मतलब मैंने इसको एक अलग नाम दे दिया। अब वो मेरा डेटर नहीं है, अब वो मेरा बिल्स रिसीवेबल है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर लिखा है बिल्स रिसीवेबल इज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड मतलब सामने वाले ने बाउंस कर दिया, उसने उसका पैसा दिया नहीं, तो वो बिल हमारे कुछ काम का नहीं है। अब वो बिल मैं फाड़ के फेंक दूंगा, तो वो बिल अब चला गया। अब वो जो मिस्टर ए था वापस से मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया। ये बात समझ में आई आपको। तो आपको करना क्या है, वापस से वो मेरा डेटर बन गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा, ऐड, ठीक है ना, ऐड द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर टू सन्ड्री डेटर। सो डेटर में आप ऐड कर दोगे क्योंकि वो फिर से हमारा डेटर बन गया। और अब वो हमारा बिल्स रिसीवेबल नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल में से उसका अमाउंट आप क्या कर देंगे, डिडक्ट कर दो, ठीक है। और सेम इफेक्ट किसका है, बिल्स पेबल का। मतलब इस टाइम पे हमको पेमेंट करना है, हम कस्टमर हैं, हमने किसी को प्रॉमिस करके साइन करके दिया हुआ था, ठीक है ना। तो हम अब क्रेडिटर नहीं रहे, सॉरी, वो पर्सन, वो बंदा अब हमारा क्रेडिटर नहीं रह गया, वो हमारा क्या रह गया, बिल्स पेबल बन गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। अब डिसऑनर कर दिया तो वो हमारा फिर से क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है। तो पहला इफेक्ट है, एड द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर टू सन्ड्री क्रेडिटर इन द बैलेंस शीट। वो हमारा फिर से क्रेडिटर बन गया, तो हम उसमें ऐड कर देंगे। और अब वो बिल्स पेबल नहीं रहा, तो हम लोग बिल में से उसका अमाउंट लेस कर, ठीक है। नेक्स्ट, डेफर्ड एक्सपेंसेस। डेफर्ड, तो पहले ये वर्ड का मतलब समझते हैं। डेफर्ड, डेफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 5 years। तो जो फाइनल अकाउंट बनता है वो 1 year के लिए बनता है फ्रेंड्स, 1 साल के लिए बन रहा है। और यहाँ पर डेफर्ड एक्सपेंसेस की बात करें कि वो 5 years के लिए, 5 साल के लिए। 5 साल के लिए तो कैसा काम बनेगा, हमको तो 1 year का ही कंसिडर करना है। तो एकदम सिंपल चीज है, आप 1 year का ही कंसिडर कर दो, जो एक्स्ट्रा 4 year का है वो क्या करना पड़ेगा हमको, वो उसको लेस करना पड़ेगा, जैसे हम प्रीपेड चीजों के साथ करते थे, ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस देखो क्या लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अकर ईयर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो इस साल का है, 1 year का है, तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपए दिए 5 साल के लिए, किसका, एडवर्टीजमेंट का, मतलब 1 year का कितना हो गया, 1 लाख। तो पीएनएल में डेबिट कितना होगा, 1 लाख हो जाएगा यहाँ पर। और बाकी का जो 4 लाख है वो मैंने एडवांस पेमेंट किया है, और एडवांस पेमेंट है इसके लिए वो मेरा क्या बन जाएगा, असेट बन जाएगा। और आपको वो असेट साइड लिखना है, ठीक है। अब कुछ हिडन एडजस्टमेंट आ गए। हिडन एडजस्टमेंट कुछ नहीं होते फ्रेंड्स, जो ऊपर एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किए वही सारे एडजस्टमेंट होते हैं। फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है ये एडजस्टमेंट हमको ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी आइटम के बाजू में हमको दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट आइटम में सैलरी दिया हुआ है, तो ये हमको ट्रायल बैलेंस में सैलरी लिखा होगा और ब्रैकेट में लिखा होगा फॉर 10 मंथ। तो ये हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या शो करता है कि 10 महीने की सैलरी
हमने पे की है, 2 महीने की पे की नहीं है, तो ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है ना। तो जब भी हमको ऐसे एडजस्टमेंट कहाँ दिखे, ट्रायल बैलेंस में, हम उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे हिडन एडजस्टमेंट। और इन हिडन एडजस्टमेंट का भी 2 इफेक्ट हमको पास करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको सेपरेटली कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ट्रायल बैलेंस के बाहर के एडजस्टमेंट कर रहे थे, 2 इफेक्ट दे रहे थे, वैसे इन एडजस्टमेंट को भी आपको 2 इफेक्ट देना है। इनकी पहचान कैसे होगी, कोई भी ट्रायल बैलेंस के आइटम के बाजू में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर 10 मंथ ओनली, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 में देखो, जैसे लिखा हुआ है अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, और वहां पर एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर एंडिंग 30 जून, ठीक है ना। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उसको भी एडजस्टमेंट कंसीडर करेंगे और उसका भी 2 इफेक्ट देंगे। तो इसके ऊपर हम लोग को ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे वो हमारे सामने क्वेश्चन के रूप में आएगा हम उसको सॉल्व करके सीख जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये एडजस्टमेंट का पार्ट यहाँ पर ओवर होता है, आप लोग गो थ्रू कर लीजिए, और कहीं पर कुछ डाउट होता है किसी चीज में तो आप पूछ सकते हैं। बाकी के जितने भी एडजस्टमेंट है हम धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी पार्ट आ गया एक क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप देख रहे हैं हमारे सामने एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। अगर आप इसको देखते हो, जो पेज नंबर 25 पे है, पेज नंबर 25 पे। अब एक छोटी सी दिक्कत क्या है हमारे सामने कि बोर्ड पे तो मैं आपको सिखा नहीं सकता, और ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है कि जो आपको पूरी तरीके से दिखे। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ एक दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर करने की, जिसके ऊपर हम लोग इसको वर्कआउट कर सकें और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सीख सकें, ठीक है। मैं आपके सामने एक एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ। मैं ट्राई करूंगा कि एक्सेल शीट जो है उसके बेसिस पे आपको अच्छे से मैं बता सकूं। आपको घर पे नोटबुक के अंदर इसको ट्राई करना है, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 11 स्टैंडर्ड के बेस के ऊपर ही है, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे सामने एक नया अकाउंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। तो देखो मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है, दया एंड क्षमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। 1:1 मतलब इक्वल। तो इक्वल अगर समझो ये डीड में नहीं भी लिखा होता तो भी क्या होता, इक्वल ही होता, ठीक है ना। तो नहीं भी देते तो भी हमको समझ में आता है कि ये इक्वल ही होता, हम इक्वल ही लेते हैं, ठीक है। दे दिया, बहुत अच्छी बात है। 1:1 from the following trial balance and additional information prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने बोला गया है। ट्रायल बैलेंस से हम लोग को अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। एक एक आइटम पहले डिस्कस करते हैं, हम लोग मार्क करेंगे कहाँ जाएगा, और उसके बाद एडजस्टमेंट के ऊपर गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला आइटम हमको क्या दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या है, एसेट है। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस फर्स्ट वर्ड है, हमने ऐसे आइटम देखे हुए थे, वेजेस एंड सैलरी साथ में है, तो हम इसको कहाँ डालेंगे, क्योंकि पहला वर्ड वेजेस है तो आप उसको कहाँ लेकर के जाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, यस, एसेट साइड। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मोटर कार असेट है, मशीनरी असेट। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न क्या करेंगे आप, सेल्स में से लेस कर देंगे, और सेल्स कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाकर के लेस फ्रॉम सेल्स। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ये डेबिट में दिया है। देखिए अब यहाँ पर कभी कभी थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट पेड है। तो आपको पहले क्या देखना है, कौन से साइड में दिया हुआ है। ये डेबिट साइड में दिया हुआ है मतलब एक्सपेंस है, तो ये डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग असेट है। कैश एट बैंक असेट है। 10% इन्वेस्टमेंट, अभी देखिए इन्वेस्टमेंट के बगल में इंफॉर्मेशन, अभी अभी हम बात कर रहे थे, जब भी कोई आइटम के अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम उसको क्या समझेंगे, हिडन एडजस्टमेंट। अच्छा ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है 1 साल खत्म होने के बाद इसके ऊपर हमको 10% का
इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हमने ये इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि ये डेबिट साइड में है। अच्छा, नीचे क्या लिखा है देखो, एडवर्टीजमेंट, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है, पेड फॉर 9 मंथ। अगेन एडवर्टीजमेंट ये होना कितना चाहिए था? 12 मंथ का होना चाहिए था। फिर 9 मंथ का दिया, मतलब क्या हो गया इसका? 3 इयर्स का पे करना बाकी है, तो ये हिडन एडजस्टमेंट। तो ये दोनों के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा, और उसके दो इफेक्ट पहले ही पास करने पड़ेंगे। फिर दिया रॉयल्टीज, रॉयल्टी हम लोग ने बात किया था सेकंड लेक्चर में। रॉयल्टी प्रोडक्शन के ऊपर पे किया जाता है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में आ जाएंगे फ्रेंड्स। पहला आइटम दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? सेविंग ऑफ दी फर्म, फर्म का सेविंग है, और ये पैसे किसके हैं? ये पार्टनर्स के पैसे हैं, ठीक है, पार्टनर्स के पैसे हैं, इसके लिए इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल क्या होता है? यस, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में आप इसको शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर भी क्या है? लायबिलिटी है, लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो ये ओल्ड आरडीडी है, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे? ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे, ठीक है। सेल्स, सेल्स 2,85,500 का दिया हुआ है, और इसका इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पे करना बाकी है, वेजेस पे करना बाकी है, तो ये कहां जाना चाहिए? लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी। अब इसके अंदर कोई ऐसा दिमाग ना लगा ले कि सर इसका तो दो इफेक्ट होगा, दो इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये आइटम कहां पर है? ट्रायल बैलेंस आइटम। तो ये बात आपको याद रखना है, ट्रायल बैलेंस आइटम ओल्ड आइटम है ओनली वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट आइटम न्यू आइटम हैव मिनिमम टू इफेक्ट। सिर्फ हिडन एडजस्टमेंट हम उसमें एक्सेप्शन में रखेंगे, ठीक है। तो फिर से मेरे साथ में रिपीट करेंगे, ट्रायल बैलेंस आइटम ओल्ड आइटम हैव ओनली वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट आइटम न्यू आइटम हैव मिनिमम टू इफेक्ट, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आरडीडी हो गया, सेल्स हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस एक ही इफेक्ट जाएगा, सिंगल इफेक्ट, पे करना बाकी है तो लायबिलिटी, ठीक है। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट में क्या है? दिया हुआ नहीं है, रिसीव्ड है या अलाउड है, तो हम देखेंगे क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, मतलब ये डिस्काउंट हमें मिला है, हमारे लिए इनकम है, तो ये है डिस्काउंट रिसीव्ड, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल और 6 एडजस्टमेंट हमको दिए हुए हैं। पहला एडजस्टमेंट जैसा कि हमको पता है पहले से, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट 5% 3% रिस्पेक्टिवली। तो बिल्डिंग के ऊपर 5% और मशीनरी के ऊपर 3% आपको निकालना है। आप क्या करेंगे? मार्क कर देंगे। आपको बिल्डिंग को एक टिक मार्क करना है, ठीक है, और दूसरा मशीनरी जो होगा उसको एक टिक मार्क करना है। टिक मार्क क्यों करें? हम उसके लिए स्पेस रखेंगे ताकि वहां पर हम एडजस्टमेंट कर सकें। तो फिलहाल ई बुक है, आप मार्किंग नहीं कर सकते, तो आप ध्यान में रखिए किसके किसके ऊपर हमको एडजस्टमेंट लेना है। तो पहला बिल्डिंग हो गया, दूसरा मशीनरी हो गया, फिर है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिशनल बिल 3000। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, बिल क्या हो गया? डिशनल हो गया, डिशनल हो गया। तो बिल रिसीवेबल जहां कहीं भी होगा उसके ऊपर हमको एक क्या करना है? टिक मार्क कर देना है, और दूसरा हमको डेटर के ऊपर एक टिक मार्क करना देगा, ठीक है। गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया। अब दया कौन है? दया हमारा पार्टनर है। देखिए दया ने कैपिटल दिया था, अब उसने गुड्स लिया, किस लिए लिया? पर्सनल यूज के लिए लिया। was not entered in the books of account, उसने निकाला लेकिन एंट्री मारी नहीं है, मतलब ये ड्राइंग है। और ड्राइंग हम क्या करते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और ये पार्टनर लेकर के गया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स, बैड डेट्स हो गए यहाँ पर। ये बैड डेट्स कौन सा बैड डेट्स है? ये न्यू बैड डेट्स है। न्यू बैड डेट्स को हम क्या करते हैं? हम लेस करेंगे डेटर से, तो अगेन डेटर के ऊपर एक और क्या हो जाएगा? टिक मार्क हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेम इफेक्ट हम किसको दे देंगे? आरडीडी को। आरडीडी भी क्या होगा? डेटर से लेस हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। लास्ट, गुड्स ऑफ ₹6000 were sold but no entry was made in the books of account। ये क्या है? अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स क्या होता है?
अनरिकॉर्डेड सेल्स का मतलब होता है ऐसा सेल्स जो हमने रिकॉर्ड किया नहीं। तो क्या करोगे आप, सेल्स के ऊपर एक टिक मार्क करोगे, पहले आप सेल्स में ऐड कर दोगे, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, सेल करने से पैसा आना बाकी है तो ये डेटर में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पॉइंट नंबर 6 जो एडजस्टमेंट नंबर 6 है और एडजस्टमेंट नंबर 5 है, दोनों ही डेटर से रिलेटेड है, तो दोनों में सबसे पहला क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स दोनों में सबसे पहला क्या करना चाहिए, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ताकि हमको करेक्ट डेटर मिल सके। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 पहले करेंगे और बाद में हम लोग पॉइंट नंबर 5 करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले हम लोग प्लॉटिंग कर दें। हमने देखिए क्या क्या बनाकर रखा हुआ है यहाँ पर हमारे सामने, इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द सिमिलर वे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहां पर मैं लिख दूंगा दया क्षमा, क्षमा नहीं है क्षमा है ना। ओके ठीक है, एक्सेल है मेरे लिए तो कॉपी पेस्ट करना ज्यादा इजी है। आई विल कॉपी एंड पेस्ट हियर। ठीक है, तो यहाँ पर रुपीस का कॉलम मैंने पुट नहीं किया है, आप लिख सकते हैं सेपरेटली रुपीस, दया एंड क्षमा, ये हो गया। तो ये हमारे लिए अकाउंट क्या है, नया है। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि बैलेंस शीट में बनाने के अलावा अगर अलग से आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है लास्ट में, बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे सामने है स्टॉक, हमने यहाँ पर लिखा टू स्टॉक। अब स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिख देंगे 65,000। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कौन सा आइटम होता है बोलो, एसेट का आइटम है, तो हम कहाँ जाएंगे, एसेट साइड में जाएंगे, और बिल रिसीवेबल में हमको पता है कि एक एडजस्टमेंट है, तो बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल है और वहां पर एक एडजस्टमेंट है तो हम उसको इनर कॉलम में लिख देंगे। हम देख लेते हैं बिल रिसीवेबल का अमाउंट क्या है, तो यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है 28,000 का। ठीक है, तो 28,000 हम यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल के सामने लिख ले रहे हैं। 28,000 हमने एक लाइन लीव कर दी है वहां पर। ये लाइन क्यों लीव की गई है बोलिए, एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन हमने लीव कर दिया ताकि हम लोग प्रॉपर एडजस्टमेंट कर सके। ओके, नेक्स्ट आफ्टर बिल्स रिसीवेबल क्या है, वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस, वेजेस पहला वर्ड है तो आप उसको कहाँ लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे। वहां लिखने के पहले, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने के पहले मैं जो हमारे फिक्स चीजें हैं परचेसेस वगैरह वो लिख देता हूँ, परचेसेस। ठीक है, और लेस रिटर्न्स, या परचेस रिटर्न लिख सकते हैं। और उसके बाद ये जो वर्ड था वेजेस, तो मैंने लिखा टू वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, अच्छा वेजेस एंड सैलरी के ऊपर क्या कोई एडजस्टमेंट था, चेक कर लेते हैं एक बार। जी नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है वेजेस एंड सैलरी के ऊपर। तो वेजेस और सैलरी था, देखिए अमाउंट है हमारे सामने 9,000। ये 9,000 में आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। आउटर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर कोई एडजस्टमेंट होता तो मैं यहाँ इनर कॉलम में लिखता। ठीक है, नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर है 1,32,500 और सन्ड्री डेटर मुझे कहाँ लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए उसको असेट में। ठीक है, तो यहाँ मैं स्पेस रख देता हूँ, सन्ड्री डेटर्स 1,32,500। अब मुझे ध्यान देना है यहाँ पर 3 एडजस्टमेंट है। ठीक है ना, तो 3 एडजस्टमेंट